यूपी पीसीएस 2024 प्री एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए जीएस का ये दूसरा टेस्ट है, जिसमें हम लोग प्रमुख रूप से इकोनॉमी और ज्योग्राफी तथा कुछ अन्य क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला टेस्ट हमने आपको जो दिया था, अगर अब तक आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो उसको प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस टेस्ट में एक ऐसे प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा परीक्षा में आने की संभावना रखते हैं। आप लोग भी उत्तर देते चलिएगा। पहला प्रश्न है, सुंडा जलसंधि निम्नलिखित में से किन दो स्थलों को अलग करता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा सुंडा जलसंधि, ये जावा और सुमात्रा के बीच में है। जावा और सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया के दो बड़े द्वीप माने जाते हैं, उनको ये अलग करती है सुंडा जलसंधि। ठीक है, यहाँ पर देखिए ताइवान और चीन को कौन अलग करता है, तो इसको भी याद रखिएगा, फार्मोसा जलसंधि। ये ताइवान और चीन को अलग करती है। सिंगापुर और मलेशिया को जौहर जलसंधि अलग करती है, जबकि यूएई और ईरान के बीच में बहुत ही प्रसिद्ध हॉर्मुज जलसंधि है। ओके, तो इन चारों जलसंधियों को याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, आल्प्स पर्वत श्रेणी से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, इसका विस्तार फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड में है। दूसरा, यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। देखिए, इसमें ऑप्शन एक ए यानी केवल एक सही है, दूसरा कथन गलत है, क्योंकि ये अवशिष्ट पर्वत नहीं है, बल्कि ये नवीन मोड़दार पर्वत है। जैसे हिमालय है, वैसे ही आल्प्स पर्वत भी है, नवीन मोड़दार वलित पर्वत है, न कि ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ओके, आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैंक है। ओके, अगला प्रश्न है, किस नदी मार्ग को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा की संज्ञा दी जाती है? देखिए, यूरोप की सबसे प्रमुख जो जल मार्ग वाली नदी है, या सबसे प्रमुख नदी ही कह लें, तो वो राइन नदी है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। इसको यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहते हैं। अच्छा, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कई देशों से होकर बहती है, जैसे फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, इन सब देशों से ये बहने वाली नदी है। और इसी में राइन नदी में ही प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र रूर स्थित है। ओके, अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं। किर्गिज जनजाति किर्गिस्तान में पाई जाती है, पहला कथन। दूसरा कथन, कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति बुशमैन है। और आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में सत्य कथन कौन सा है। देखिए, ये दोनों सही है। किर्गिज किर्गिस्तान में पाई जाने वाली एक जनजाति है, ये मंगोल प्रजाति की होती है और ये ऋतु प्रवास करते हैं। ओके, तथा ये मुख्य इनका जो व्यवसाय है वो पशुपालन होता है। जबकि जो बुशमैन है, ये कालाहारी मरुस्थल जो कि बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के कुछ भागों में पाया जाता है, उसके आसपास ये निवास करते हैं, जो बुशमैन जनजाति होती है। और ये प्रायः ये जो लोग रहते हैं, ये नंगे रहते हैं। ओके, सर्वभक्षी होते हैं। दीमक इनका मुख्य आहार होता है। दीमक को बुशमैन का चावल भी कहा जाता है, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो इसमें एक और दो दोनों सही हैं। ओके, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? आपको बताना है। ये कुछ प्रमुख घास के मैदान हैं और वो कहाँ स्थित हैं, आपको बताना है। इसमें ऑप्शन डी जो कंपोज ब्राज़ील में है, यही बिल्कुल सही है। शेष सभी यहाँ पर गलत सुमेलित हैं। आपको मैं सही बता दे रहा हूँ। पंपास जो है, ये अर्जेंटीना में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। डाउन्स ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। पार्कलैंड भी ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है और कंपोज ब्राज़ील में पाया जाता है। ओके, अगला है, निम्न में से उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषता कौन सी नहीं है? इनका विकास केवल गर्म सागरों पर ही होता है, ये तो बिल्कुल सही है, ये तो इसकी विशेषता ही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वाताग्र नहीं पाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इनका आकार शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की तुलना में कम होता है, ये भी सही है, लेकिन ये वाला इसकी विशेषता नहीं है, यानी इसमें ऑप्शन सी होगा। इनके प्रवाह की दिशा पश्चिम से पूर्व नहीं, बल्कि पूर्व से पश्चिम होती है। ओके, ये याद रखिएगा। उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है, इनके प्रवाह की दिशा व्यापारिक हवाओं के साथ होती है और व्यापारिक हवाओं की दिशा पूर्व से पश्चिम होती है। ओके, इसीलिए ये कथन जो है असत्य है और शेष सभी सत्य हैं।
अगला है निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? डेथ वैली संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, बिल्कुल सही है। स्वात घाटी ये अफ़गानिस्तान में नहीं, स्वात घाटी पाकिस्तान में स्थित है, तो यही इसमें सुमेलित नहीं है। ओके, स्वात घाटी पाकिस्तान में है। अफ़गानिस्तान में एक बहुत ही प्रसिद्ध घाटी है जिसका नाम है पंजसीर घाटी। क्या नाम है? पंजसीर घाटी। पो घाटी इटली में है, पो नदी भी इटली में है जिसको इटली की गंगा कहा जाता है। महान भ्रंश घाटी अफ्रीका में, ग्रेट रिफ्ट वैली जिसको हम लोग इंग्लिश में जानते हैं ज़्यादातर उसको, तो वो अफ्रीका में स्थित है जिससे बहुत सारी झीलें निकलती हैं, विक्टोरिया झील इत्यादि जो हैं वो ग्रेट रिफ्ट वैली का ही हिस्सा मानी जाती हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन है। पहला कथन है गंडक नदी नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है तथा सोनपुर पटना के निकट गंगा में से मिल जाती है। दूसरा कथन है सोन, हिंडन, शारदा और गंडक नदियां उत्तर प्रदेश में भी प्रवाहित होती हैं। आपको बताना है इनमें से सही कथन कौन सा है। तो इसमें जो पहला कथन है वही सही है, क्योंकि गंडक नदी नेपाल से निकलती है, बिहार में प्रवेश करती है और सोनपुर पटना के निकट गंगा से मिल जाती है। और दूसरा कथन क्यों गलत है? क्योंकि जो गंडक नदी है वो उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है, ठीक है, इसीलिए ये गलत है। ओके, ये सोन, हिंडन और शारदा ये तो उत्तर प्रदेश से बहती हैं, प्रवाहित होती हैं, लेकिन गंडक नदी ये उत्तर प्रदेश में नहीं प्रवाहित होती है, इसीलिए केवल एक इसमें सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत में पाई जाने वाली अनुसूचित जनजातियों और उनसे संबंधित राज्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है। कुछ प्रमुख जनजातियां हैं और वो कहाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन सी इसमें नहीं सही है। कोतवालिया जनजाति एक राजस्थान में नहीं बल्कि गुजरात में पाई जाती है। ओके, राजस्थान में मीणा जनजाति पाई जाती है, सहरिया जनजाति पाई जाती है, ये सब राजस्थान में पाई जाने वाली है। शेष सभी बहुत सही इंपॉर्टेंट भी हैं और सुमेलित भी हैं। चेचू आंध्र प्रदेश में, असुर बिहार और झारखंड में और कोरागा कर्नाटक में पाई जाती हैं। ओके, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कार्डमम पहाड़ी भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। दूसरा कथन है यह अन्नामलाई पहाड़ी के उत्तर में स्थित है। और तीसरा कथन है इसे इलायची पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। देखिए, पहला और तीसरा कथन तो बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि ये जो कार्डमम पहाड़ी है वो अन्नामलाई के दक्षिण में स्थित है। अगर आप मैप में देखें वो उत्तर में नहीं है, तो दो गलत है। एक और तीन सही है, यानी ऑप्शन बी इसमें सही होगा, केवल एक और तीन। अगला है निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों या पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या होगा? देखिए, इसका जो सही क्रम होगा, पश्चिम से पूर्व कह रहा है, तो सबसे पश्चिम में अरावली पहाड़ी है, उसके बाद विंध्य पहाड़ी है, फिर कैमूर है और फिर हजारीबाग का पठार है। तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा, ये याद रखिएगा, मैप जरूर देखिए। अगला प्रश्न है पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? पश्चिमी भाग में पूछ रहा है, हिमालय की जो श्रेणियाँ हैं उनका दक्षिण से उत्तर यानी नीचे से ऊपर पूछ रहा है, ना कि ऊपर से नीचे। तो सबसे नीचे कौन सी पहाड़ी है? सबसे नीचे है शिवालिक हिमालय, फिर लघु हिमालय है, फिर महान हिमालय है। ओके, तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा, शिवालिक, लघु, महान। और उसके बाद कौन सा है सबसे ऊपर? सबसे ऊपर कौन सा हिमालय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? परियोजनाएं हैं और वो किस नदी पर हैं? देखिए, इसमें अगर हम देखें तो इडुक्की बांध परियोजना ये पेरियार नदी पर है, केरल में, बिल्कुल सही है। माता टीला बांध बेतवा नदी पर है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना मानी जाती है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। पोचमपाद परियोजना ये गोदावरी नदी पर तो है, लेकिन ये कर्नाटक में नहीं बल्कि तेलंगाना राज्य में है। ओके, तो यहाँ पर ये जो कर्नाटक है इसकी वजह से गलत है, तो ऑप्शन डी इसमें सही सुमेलित नहीं है और शेष सभी सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? 4 बंदरगाह दिए गए हैं। पहला है चेन्नई, कोच्चि, तूतीकोरिन, विशाखापत्तनम। आपको बताना है इनमें से प्राकृतिक बंदरगाह कौन से नहीं हैं। देखिए, चेन्नई बंदरगाह ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, आप सभी को पता है, तो चेन्नई तो कृत्रिम हो गया और तूतीकोरिन भी कृत्रिम है, तो 1 और 3 कृत्रिम है और कोच्चि और विशाखापत्तनम ये दोनों प्राकृतिक हैं। तो यानी इसमें
ए सही होगा, 1 और 3। इसमें पूछ रहा है कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, यानी कौन सा कृत्रिम है, तो चेन्नई और तूतीकोरिन ये कृत्रिम है, तो 1 और 3 सही होगा। अगला है निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए, मूंगफली, सरसों, मक्का और कपास। इसमें आपको बताना है खरीफ की फसल कौन है। बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें अगर आप देखें तो सरसों जो है वो रबी की फसल होती है, क्योंकि इस समय आप देखिए रबी की फसलों की बुआई हुई है। सरसों देखिए हर खेतों में आपको दिखेगी, जबकि मूंगफली, मक्का और कपास ये तीनों खरीफ की फसलें मानी जाती हैं। तो इसमें 1, 3 और 4 ये जो है खरीफ की फसलें हैं, यानी ऑप्शन बी इसमें सही होगा। ठीक है। मक्का एक ऐसी फसल है जो तीनों रबी, खरीफ, जायद तीनों की मानी जाती है। अगला प्रश्न है, कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है खैरा रोग धान में जिंक की कमी से होने वाला रोग है। दूसरा कथन है गोल्डन धान में विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक होती है। तीसरा है चावल के धुलने से विटामिन B1 थायमीन नष्ट हो जाता है। तो तीनों कथन बिल्कुल सही हैं, यानी इसमें ऑप्शन डी सही होगा, 1, 2 एंड 3। चलिए अगला है, स्वामित्व योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। इसमें देखिए स्वामित्व योजना ये 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज दिवस के अवसर पर शुरू की गई थी, और इसका जो एकमात्र उद्देश्य था वो किसानों के भूमि संबंधी रिकॉर्ड का सर्वेक्षण कराना था। आप लोगों ने देखा होगा कि गाँव में ड्रोन ऊपर से दिखाई पड़ रहा था, तो ड्रोन की वजह से किसानों की भूमि का सर्वेक्षण कराया गया था इस योजना के माध्यम से। कब शुरू हुई थी? 2020 में। ऑप्शन डी इसमें सही है। अगला प्रश्न है, 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है एमएसएमई की अधिकतर इकाइयां ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं। दूसरा कथन है या ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन में कुछ कमी आई है। देखिए बिल्कुल सही है, दोनों कथन बिल्कुल सही है। एमएसएमई जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों की रीढ़ कहे जाते हैं। ठीक है, ये स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने में काफ़ी सहायक हुई हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के कुछ अवसर उपलब्ध हो जाने से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन में कमी भी आई है। तो दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का उद्देश्य नहीं है। देखिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का फसलों के अपव्यय को कम करना बिल्कुल उद्देश्य है, रोजगार सृजन करना भी उद्देश्य है, विविध फसलों की खेती को प्रोत्साहन करना भी उद्देश्य है, लेकिन मूल्यवर्धन में कमी लाना ये उद्देश्य नहीं है, बल्कि मूल्यवर्धन में वृद्धि लाना उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। ओके। अगला प्रश्न है, निर्गमन कीमत से क्या तात्पर्य है। देखिए निर्गमन कीमत वह कीमत होती है जिस पर सरकार द्वारा बफर स्टॉक में रखे अनाजों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की दुकानों को उपलब्ध कराया जाता है, यानी ऑप्शन डी इसमें सही होगा और इम्पॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा। अगला है, ब्लैक रस्ट और करनाल बंट ये किस फसल में लगने वाला प्रमुख रोग है। देखिए रस्ट जो है ये गेहूं की फसल में लगने वाला रोग है, तो चाहे वो ब्लैक रस्ट हो या करनाल बंट हो, दोनों भी गेहूं के फसल में लगने वाला रोग है, कवक के कारण ये होता है। ओके। अगला है, कथन दिया गया है मक्का C4 पौधा है, कारण अन्य धान्य फसलों के मुकाबले इसमें स्टार्च की मात्रा अधिक पाई जाती है। देखिए कथन और कारण दोनों बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। मक्का C4 पौधा है, बिल्कुल सही है। बायोडीजल के उत्पादन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, अल्कोहली पेय पदार्थ भी इससे उत्पन्न होता है, और इसको अनाजों की रानी भी कहा जाता है। अन्य धान्य फसलों के मुकाबले इसमें स्टार्च की मात्रा भी सर्वाधिक पाई जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से किस फसल को दलहनी और तिलहनी दोनों वर्गों में रखा जाता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सोयाबीन। सोयाबीन को दलहनी और तिलहनी दोनों में रखा जाता है, तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। फिर कथन और कारण दिया गया है। कथन है गन्ने की फसल के लिए एमएसपी का प्रावधान नहीं है, कारण गन्ने की फसल के लिए एफआरपी चीनी मिलों के द्वारा किसानों को दी जाती है। बिल्कुल सही है, दोनों बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। कथन कारण दोनों सही हैं। देखिए गन्ने की फसल पर एमएसपी नहीं दी जाती है, एफआरपी उचित और लाभकारी मूल्य दिया जाता है। ठीक है, एफआरपी ये सरकार द्वारा घोषित मूल्य है जिस पर मिलें किसानों से खरीदे गए गन्ने का भुगतान कानूनी रूप से करने के लिए बाध्य होती हैं। ठीक है, तो सरकार घोषित करती है लेकिन मिलें उसको देती हैं एफआरपी, उचित और लाभकारी मूल्य। अगला प्रश्न है, कंचन निम्नलिखित में से किस फसल या फल की प्रजाति है। कंचन आंवला की प्रजाति होती है, ऑप्शन बी इसमें सही है।
अगला है फलों में पैक्टिज की मात्रा ज्ञात करने हेतु निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पैक्टिज की मात्रा ज्ञात करने के लिए जैल मीटर का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा, जैल मीटर, याद रखिएगा। अगला है थोक मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इस सूचकांक का आधार 2011-12 है, बिल्कुल सही है। इसमें सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता, तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये पूछ क्या रहा है, उपर्युक्त में कौन सा कथन असत्य है, तो यानी इसमें ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी दोनों ही बिल्कुल सही हैं। ठीक है, आधार वर्ष 2011-12 है और इसमें सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है। अगला है विश्व व्यापार संगठन द्वारा कृषि पर समझौते व्यवस्था के तहत किस सब्सिडी की अनुमति केवल विकासशील और निम्न आय वाले देशों को प्रदान की गई है, तो ये है स्पेशल एंड डिफरेंशियल बॉक्स। ठीक है, इसकी सब्सिडी विकासशील और निम्न आय वाले देशों को प्रदान की गई है, ये याद रखिएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस दौर की वार्ता के बाद हुई थी। देखिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को उरुग्वे दौर की वार्ता के सफलतापूर्वक संपन्न होने की पश्चात की गई थी। ठीक है, इसने गैट का स्थान ग्रहण किया था, यानी पहले WTO के स्थान पर गैट था, तो यहाँ पर उरुग्वे सही होगा, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको नेक्स्ट टेस्ट में कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर जल्दी मिलेंगे। नमस्कार।